राजस्थान की उन 25 सीटों की जिनको लेकर बीजेपी कह रही है कि मिशन 25 है और 24 के लिए 25 की हैट्रिक की तैयारी शुरू कर दी गई। मोर्चा खुद संभाला है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री की वर्किंग स्टाइल ने सभी को प्रभावित किया, क्योंकि पहले जनता से जुड़ना, फिर देव दर्शन, फिर जन सुनवाई, फिर आभार और आशीर्वाद यात्रा और अब क्लस्टर मीटिंग के जरिए सभी 25 सीटों की स्थिति को भांपना। कमाल की बात यह कि इनमें से 15 सीटों पर ही बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, 10 पर अभी बाकी है। लेकिन जो झांकी बीजेपी की तरफ से अभी से सजाई जा रही है वो बताती है कि रणनीति बनाने में और उस रणनीति को जमीन पर उतारने में बीजेपी काफी एक्टिव है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में टिकटों में उलझे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। क्या यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जतन जीत का किया जा रहा है वो बीजेपी के प्रदेश की दिग्गज नेताओं के लिए भविष्य का एक लिटमस टेस्ट भी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग की मायने क्या है। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट तो आएंगी। तो मुख्यमंत्री लगातार क्लस्टर मीटिंग ले रहे हैं और राजस्थान की 25 सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा गया है। लेकिन जिन क्लस्टर के अंदर आज मुख्यमंत्री का दौरा है, जहां कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं, जहां नाराजगी है उसको दूर कर रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं, हुकुम सिंह जुड़ गए हैं और शुभम जैन जुड़ गए हैं। साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। शुरुआत लक्ष्मण आपके साथ, क्योंकि क्लस्टर मीटिंग जो है उसके जरिए कलेक्टिव एफर्ट पर बात की जा रही है कि मतभेद भुलाइए, एक साथ आइए, पार्टी का फैसला है, कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, है तो बताइए, दूर की जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विजेंद्र। कोशिश यही है कि नाराजगी दूर कीजिए, जो नाराज होकर चले गए थे उनको वापस मनाइए, साथ लाइए। और आप जानते हैं शेखावाटी की सियासत में भाजपा, अगर हम विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो कमजोर साबित हुई। तो वो कमजोरी ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, ये कहा जा सकता है। जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, झुंझुनू में वो गन्ने का जूस पीते हैं, केला खरीदते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो वो एक संदेश जनता को, आम आदमी का सीएम। दूसरी तरफ यहाँ जो वो बोलते हैं, ईआरसीपी की बात करते हैं कि चूरू को फायदा होगा। वो कहते हैं कि हम आलू से चुटकी लेते हैं। आप समझिएगा जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि हम आलू से सोना तो नहीं बना सकते, लेकिन यमुना का पानी लाकर यहाँ की जमीन को सोने में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की, मैं बहुत जल्दी से बता दूं। राजेंद्र राठौड़ भी बोले, राहुल कसवा को लेकर उन्होंने कहा जिस परिवार से 14 टिकटें दे दी गई हो वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उन्हीं सांसद का फोन आया जब ईआरसीपी समझौता हुआ कि चूरू को फायदा होगा, लेकिन अब स्थिति कुछ और है, वो चले गए। तो कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि और भाजपा भी समझ रही है। भाजपा का थिंक टैंक के पास फीडबैक हमेशा अच्छा ही होता है। विजेंद्र, आप ज्यादा बेहतर से जानते हैं, पूरे राजस्थान में आप जिस तरह से बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनके पास भी फीडबैक है कि चूरू का जो सियासी पारा है गर्म है, उतना आसान नहीं है। लेकिन ये भी बात माननी होगी कि जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, लगता है चूरू में भी ये जिस तरह से दावा कर रहे हैं टक्कर कांटे की होगी। अब क्या रहता है, दरअसल समस्या ये है कि बीकानेर क्लस्टर के अंदर 3 सीटें हैं, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर। एक एक सीट पर थोड़ा तेजी से बताइए भाई, श्रीगंगानगर में क्या किसान आंदोलन का इफेक्ट नजर आएगा और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे मुख्यमंत्री? दूसरा, चूरू में हम अमूमन मानते हैं कि नेता इधर से उधर होते हैं, कार्यकर्ता विचारधारा के साथ जुड़े रह जाते हैं अंत तक, और बीकानेर में तो राम ही पहुंचने हैं। तो वहां की सियासत में क्या चल रहा है? क्योंकि हैट्रिक उनकी लग चुकी है, लेकिन मोदी की हैट्रिक लगवाने के लिए सीट जीतना जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करें बीकानेर की बात करें, अभी की स्थिति ये है, हालांकि देखिए चुनाव है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये सही बात है कि अर्जुन मेघवाल चूंकि कानून मंत्री हैं, दलित बड़ा चेहरा है, गोविंद मेघवाल को उतारा है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कहा जा सकता है एज में अर्जुन मेघवाल लग रहे हैं वहां पर। और दूसरी बात करें, चूरू में साफ तौर पर अलग अलग, भले ही भाजपा के नेता कितने ही कॉन्फिडेंट होकर बयान दे, लेकिन ये सच है, यहाँ ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है।
कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ मुद्दे मसलों से ही केवल चुनाव नहीं जीता जाता, बहुत सारी चीजें चुनाव को प्रभावित करती हैं। और जो तीसरी सीट है श्रीगंगानगर, दोनों ही दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले। आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पंजाब और उस तरह की बातें हैं। ये भी बात मानी जा रही, हो सकता है निहाल चंद को बदला जाए, इस पर बात हो रही है। हालांकि देखिए आलाकमान दोनों एक दूसरे की रणनीति का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या घोषित करते हैं तब हम करें। वहां से दो नाम चलते हैं, कुलदीप इंदौरा, विनोद गोठवाल। इधर निहाल चंद के बाद कैलाश मेघवाल कहते हैं संघ उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका बालान का नाम भी उभरता है, तो ये मोटे तौर पर निकल कर आता है। मुझे लगता है देखिए बीकानेर में साफ तौर पर कमल मजबूत दिखता है, अगर बिना कोई लाग लपेट के मैं कहूं तो। दूसरी तरफ चूरू में निश्चित तौर पर टक्कर है, और श्रीगंगानगर में चूंकि अभी पत्ते खोले नहीं, इंतजार करना होगा। चूंकि झुंझुनू में भी अगर बात करें, चूंकि आज सभा थी, तो झुंझुनू की यदि हम बात करें तो वहां भी अभी टिकट घोषित होना बाकी है। कांग्रेस से प्रत्याशी वहां पर घोषित हुआ है, और शेखावाटी डोटासरा एक फैक्टर है, भले ही कितनी बातें करें जिस तरह से डोटासरा क्योंकि हमारे साथ हुकुम जुड़े हुए हैं अलवर क्लस्टर पर बात करने के लिए, क्योंकि अलवर क्लस्टर में अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है। हुकुम जी जरा बताइए, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या कुछ बदला है वहां पर झुंझुनू के अंदर, और वहां के समीकरण को किस तरीके से मुख्यमंत्री कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज करते हुए नजर आ सकते हैं तीनों सीटों पर? बिल्कुल विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और करने वाले हैं और कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जहाज़ होता है उसका नेतृत्व उसका कैप्टन करता है, उसी तरीके से भजनलाल शर्मा पूरे प्रदेश की 25 सीटों पर लगातार एक कैप्टन की भूमिका में है। लगातार चाहे पहले देवदर्शन यात्रा है या तमाम विकास की 3 महीने के दौरान की यात्राएं हैं, और अभी जिस तरीके से अब आचार संहिता लग चुकी है, तो क्लस्टरों के 8 क्लस्टरों के रूप में जो राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों को बांटा गया है, तो झुंझुनू और अलवर और सीकर हम क्लस्टर की बात करें, जिस तरह लक्ष्मण जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो लोकल मुद्दे जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से आज भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक बूस्टअप भरने का काम किया, उनका एक स्लोगन था कि तीसरी आंख या आप कैमरे की नज़र में हैं। इसका मतलब कि आप कार्यकर्ता हैं, आप काम करेंगे तो बेहतर, आप जब काम करेंगे तो आप मेरी तरह एग्जाम्पल के रूप में आप साबित होंगे। भजनलाल शर्मा जिस तरीके से संगठन के बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को साबित किया, और पार्टी के ऊपर नेतृत्व तो वो नज़र जाती है, और जब नज़र जाती है तो भजनलाल शर्मा जैसे भाजपा के साधारण कार्यकर्ता से संगठन महामंत्री के रूप में और आज प्रदेश के सूबे के मुखिया है, वही संदेश आज सीकर, झुंझुनू और अलवर के जो क्लस्टर का यह तमाम कार्यक्रम था उसमें भजनलाल शर्मा ने दिया। और इस कार्यक्रम में तो तीनों ही लोकसभा सीटों के तमाम वो चेहरे जो कभी साथ में कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन आज की इस मीटिंग में पूरी बीजेपी ने ये मैसेज दिया कि हम एकजुट हैं। चाहे सीकर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की बात करें, चाहे अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तमाम वो चेहरे जिनको हम लोग लगातार एक साथ भाजपा के कार्यकर्ता देखना चाहते हैं, वो हम मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो कार्यकर्ता रहे। सीकर से हम बात करें तो सीकर में जहाँ हरिराम रणवा, सुभाष महरिया, प्रेम सिंह बाजोर, सांसद सुमेधानंद सरजी, और सुभाष मिल जो खंडेला विधायक हैं, और धोद के गोवर्धन वर्मा के अलावा जो जितने तमाम प्रत्याशी जिनको सीटें भाजपा के प्रत्याशी रहे, वो तमाम लोग थे। साथ में संगठन के लोग थे, जो पूर्व जिलाध्यक्ष वो थे। वहीं झुंझुनू की बात करें, चाहे नौलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल हो, चाहे खेतरी दादाराम गुजर, इसके अलावा जो तमाम प्रत्याशी, ये दो यहाँ पर 2 सीटें जीती भाजपा ने, उसके अलावा जहाँ तमाम वो प्रत्याशी जहाँ भाजपा का परफॉर्मेंस है वो साथ थे। और बात करें अलवर की, अलवर लोकसभा से जो प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, वो उनकी मौजूदगी का एक अलग उत्साह देखा गया, क्योंकि भूपेंद्र यादव पूरे राजस्थान के अलावा देश की राजनीति में जाना पहचाना नाम है, और कार्यकर्ता उनसे मिल भी रहे थे और उत्साहित हो रहे थे। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव जब इस क्लस्टर के अंतर्गत आज मौजूद थे, वो तमाम लोगों को देखा गया, उनके साथ में बॉन्डिंग, और साथ में सीपी जोशी साहब की जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देश का जो माहौल है, और आर्टिकल 370 के विषय में उन्होंने बात की, राम मंदिर के विषय में। हुकुम जी आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चूरू के अंदर जो मीटिंग थी, कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग थी, पदाधिकारियों की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग से मुख्यमंत्री बाहर निकलते हुए, क्योंकि क्लस्टर मीटिंग के जरिए मुख्यमंत्री एक बार 25 की 25 सीटों पर स्थिति को भांपना चाहते हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि मुख्यमंत्री मीटिंग लेकर जा चुके हैं, इसको इस नजर से भी सोचे कि जनता के बीच में जाने से पहले मुख्यमंत्री ये तय करना चाहते हैं कि कार्यकर्ता साथ हैं या नहीं। एक बार कार्यकर्ताओं को साथ लिया जाए, पदाधिकारियों को साथ लिया जाए, फिर जनता के बीच जाया जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चूरू से हेलीपोर्ट जाएंगे, हेलीपैड से वो जयपुर के रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये तमाम मंत्र दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, एकजुटता की बात की गई है, ये गिनाया है कि राहुल कसवा
पार्टी की वजह से ही थे, ये सब चीजें कही गई हैं जो जरूरी थी। और संदेश सीधे तौर पर है कि हमने कोशिश भी की कि आप बोलेंगे क्या यमुना को लेकर, हालांकि उन्होंने कोई मीडिया में बाइट नहीं दी यहाँ पर, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि मंच से जो मैंने कहा है उसका भी सीधे तौर पर अर्थ यही है कि यहाँ पर जो है कोशिश यही की जा रही है ये समझाने की कि भाजपा बेहतर करेगी। अब जनता को कितना समझ में आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, पानी एक मुद्दा रहा है। तारानगर में हम बात करें, राजेंद्र राठौड़ वहाँ चुनाव हारे तो वहाँ भी ये कहा गया कि नरेंद्र बुढ़ानिया ने नहर को लेकर जो एक वादा किया था वो पूरा हुआ और उसके बाद चीज़ें कुछ इस तरह से बदली थी। तो यहाँ पानी की जिक्र जरूर होता है। आप जानते हैं विजेंद्र, जिस तरह का इलाका है, पानी एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है। जब भी चुनाव आते हैं पानी पर बात होती है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से जो है रवाना हो गए हैं। देखिए कुछ विधायक हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं क्या मंत्र दिए गए आपको। आज जैसे हमारी अभी लोकसभा चुनाव है उसमें सब लोगों को कहा गया कि मुस्तैदी से काम करते हुए 25 की 25 लोकसभा सीट हमारी जीतनी है। तो चलिए वही बयान उतना ही बोलते हैं जितना मुझे लगता है बताया गया है विजेंद्र। बिल्कुल, क्योंकि दो तरीके की लाइन होती है, एक अंडरलाइन होती है, एक वो लाइन होती है जो बताई जाती है। तो अंडरलाइन कोई नहीं बताएगा, वो लक्ष्मण राघव को निकालनी पड़ेगी। वापस मैं आपके पास आऊंगा। अजमेर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, जरा बताइए अजमेर क्लस्टर को लेकर जो बैठकें होनी है उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि अजमेर है, नागौर है, राजसमंद है और पाली है, और ये सीटें बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं जितनी समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो क्लस्टर बैठक है वो कुछ देर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री वहाँ से रवाना होकर के अजमेर पुष्कर पहुँचेंगे और पुष्कर के अंदर जो रिसोर्ट है वहाँ पर ये बैठकें होंगी। 2 चरणों के अंदर ये बैठकों का दौर चलेगा, जिसके अंदर एक तो तमाम जो क्लस्टर के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जो तीनों लोकसभाओं की जो क्लस्टर के अंदर 3 लोकसभा हैं, चाहे वो राजसमंद हो, अजमेर हो या नागौर है, तीनों लोकसभाओं की जो कोर कमेटी बनाई गई है संयुक्त रूप से, उस कोर कमेटी की भी बैठक लेंगे। 2 चरणों में बैठक यहाँ पर आयोजित होगी और उसके अंदर तमाम वो लोग जो अपेक्षित हैं वो यहाँ पर करीबन पहुँच चुके हैं। जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर के अंदर बैठक शुरू होगी और इंतजार किया जा रहा है। देखा है शुभम की कुछ क्लस्टर मीटिंग के दौरान या मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जो दिख रहा है बहुत से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बाकी पार्टी के नेता करते हैं। कुछ आपको अजमेर क्लस्टर में ऐसा दिखाई दे रहा है? जी देखिए, अजमेर में अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई थी पलाड़ा परिवार की पूरी दंपत्ति की हुई थी, तो उन्होंने तीनों जनों ने जयपुर में अपनी सदस्यता ग्रहण करी और भाजपा में वापसी हुई थी। लेकिन उसके बाद महेंद्र गुर्जर जो कांग्रेस के विधायक रहे हुए पूर्व में, उनका भी नाम आया था। हालांकि उन्होंने बाद में उसको मना किया कि मैंने कोई सदस्यता भाजपा की ज्वाइन नहीं करी और अजमेर में अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा। लेकिन बैठक की तैयारियाँ पूरी हैं। जो तीनों लोकसभा है वो तीनों लोकसभाओं को किस तरीके से साधना है, क्योंकि नागौर जो है, नागौर अपने आप के अंदर एक बड़ी चुनौती है। और बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे पहले एनडीए के गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस से भाजपा के अंदर शामिल हुई ज्योति मिर्धा जो है वो वहाँ पे कैंडिडेट घोषित कर दी गई है। तो ज्योति मिर्धा को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं विजयपाल मिर्धा और हरेंद्र मिर्धा की भाजपा में एंट्री कराना हमारे साथ बने। लेकिन योगेंद्र जी स्टूडियो से हमारे साथ बने। योगेंद्र जी, आप इस क्लस्टर मीटिंग को बीजेपी में किस नजर से देखते हैं? क्योंकि मैं इस नजर से देख रहा हूं कि जब जनता के बीच में जाया जाए तो अपने ही कार्यकर्ता नाराज नजर ना आए, एकजुट नजर आए। उसके लिए पहले सभी कार्यकर्ताओं से मिल लिया जाए, पदाधिकारियों से मिल लिया जाए, उनको बूस्टर डोज दे दी जाए, गिले शिकवे दूर कर लिए जाए, क्योंकि फिर जनता के बीच जाना पड़ेगा। आप किस नजर से देखते हैं? देखो विजेंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी 3 तरीके से काम कर रही है। पहला तो ये कि भजनलाल शर्मा का जिस तरह मुख्यमंत्री पद पर चयन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो भजनलाल शर्मा ग्राउंड पर आकर कार्यकर्ताओं से मिलकर एक तरह से केंद्र को एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से सक्रिय मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 को जमीन पर लाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। दूसरा, जो क्लस्टर मीटिंग का जहां तक सवाल है, तो भजनलाल शर्मा चूंकि संगठन में मुख्य पद पर रह चुके हैं और वो कार्यकर्ताओं को एक एक को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भले ही सत्ता केंद्र में है, भले ही सत्ता राज्य में है, लेकिन कार्यकर्ता उनके अपने हैं। वो कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, जानते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनका मान होगा, सम्मान होगा। इस नाते 25 सीटों को जीतने के मिशन के साथ सबको एक साथ जुड़ जाना है। तो भावनात्मक रूप से उनको एक तरह से कहना चाहिए अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब ये जब दोनों काम हो जाएंगे, उसके बाद में चलेगा नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी गारंटियां। तो एक तरह से मैंने जो कहा कि 3 चीजें हो गई, कार्यकर्ताओं को अपने साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना, उनका सम्मान करना, उनको अपने साथ रखना, मुख्यमंत्री का अपना जलवा दिखाना और उसके बाद नरेंद्र मोदी का आकर के यहां पर बोलना। और जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से ऐसा कॉकटेल तैयार कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी 25 सीटें यहां पर जीत सके। क्योंकि अगर 25 सीटें नहीं जीतती है, एक बात और है,
अगर यहाँ पर कोई कमी रह गई, 25 सीटों में से कोई भी सीट लूज हो गई, तो निस्संदेह यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, यहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है संगठन का, उसके नंबर कटेंगे, उस पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि इस वक्त पूरा जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से आपने जो देखा है कि लगातार दूसरी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो पूरा एक नैरेटिव यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं पोलियो का एक नारा था कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। अभी कह रहे हैं एक भी सीट छूट गई तो रणनीति टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, देखिए भारतीय जनता पार्टी की विशेषता जो कांग्रेस और भाजपा में फर्क है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। तो वो ये जानते हुए भी कि हम मजबूत हैं, ये जानते हुए कि हम 25 सीटें जीतने की स्थिति में हैं या हमारा नैरेटिव ऐसा सेट है, उसके बाद भी वो ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते जिसकी वजह से कहीं पर एक वोट भी लेश मात्र रह जाए और जिसकी वजह से कोई कमी वहां पर रह जाए। अच्छा, यहां से कि ये नैरेटिव भी सेट किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ये भी नैरेटिव सेट करे हो कि भाई मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बना हूं। अगर आप कार्यकर्ता एक्टिव काम नहीं करेंगे तो हो सकता है समस्याएं बढ़े, आगे के लिए सोचने के लिए आपके लिए समस्या हो जाए। वो दोनों संदेश लेके जा रहे हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व की उस पर नजर रहती है और उसको उसका परिणाम या उसका जो इनाम है वो मिलता है, और भजनलाल शर्मा उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये एक मोटिवेशन है सारे कार्यकर्ताओं को कि अपने सारे मतभेदों को बुलाकर, मनभेदों को बुलाकर, कोई भी बात दिल में उसको बुला करके पूरी तरीके से मिशन 25 के लिए जुट जाना है। दूसरा, एक तरह से ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मिल रहा हूं, जुड़ रहा हूं, देख रहा हूं। अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई कोताही बरती और अगर अंदर खाने ऐसा कुछ करने की कोशिश की जिससे कि संगठन को या किसी सीट पर कोई नुकसान होता है, तो वो नजर भी मेरी में है और उसका नुकसान भी उनको होगा। तो दोनों तरह के मैसेज यहां पर दे रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की विशेषता है कि वो इस तरीके से काम करती है जिससे कार्यकर्ता खुश भी रहे, और अगर कोई कार्यकर्ता किसी तरीके से कुछ इस तरह का करने का सोचे तो उसको मालूम हो कि उसके ऊपर पूरी नजर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 25 है, निस्संदेह कांग्रेस अभी सीटों के उलझन में दिल्ली में उलझी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बिना घोषित किए 10 नामों को, उन सीटों को जीतने के लिए भी ग्राउंड पर निकल पड़ी है। ठीक है लक्ष्मण, क्योंकि आपने सुना होगा योगेंद्र जी जिस तरीके से इसको डिकोड कर रहे हैं, आप भी इसको डिकोड वैसे ही कर रहे थे कि भाई तीसरी आंख सबको देख रही है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री अंदर खाने ये बता रहे हैं कि वो तीसरी आंख राजस्थान में मैं ही हूं, क्योंकि कोई ऐसी लोकसभा सीट नहीं, उस लोकसभा सीट की कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं, उस विधानसभा का कोई ऐसा वार्ड नहीं और कोई ब्लॉक नहीं जहां कौन काम कर रहा है मुझे पता नहीं और किसकी कहां किससे क्या बातचीत मुझे पता नहीं। तो अगर कोई इधर उधर गया तो फिर सजा के लिए तैयार रहिए और अगर साथ रहे तो पुरस्कार के लिए। देखिए बेजिंदर, ठीक बात है, योगेंद्र जी की बातों से मैं लगभग इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हाँ, कॉकटेल के बजाय मुझे लगता है भाजपा मॉकटेल सुनना पसंद करेगी। एक तो बात यह है। दूसरा यह है कि एक आंख नहीं, अब यूं मानिए डबल इंजन की सरकार है तो 2 आंखों से नजर रहेंगी। स्टेट में जो है अपना एक तरीका है, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष तो रख ही रहे हैं निश्चित तौर पर, साथ ही साथ दिल्ली का भी उतना ही दखल है, इस बात से कतई इनकार भी नहीं, और हो भी क्यों भला, क्योंकि दिल्ली की ही लड़ाई है ये। बात यही है कि दिल्ली कौन पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर देखिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भले ही नारा 400 पार का लग रहा हो, भले ही राम मंदिर की बात हो रही है, भले ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता विश्व में बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने की बात कही जा रही हो, लेकिन ये सच है कि बीजेपी होमवर्क पूरी मेहनत के साथ कर रही है। और ये भी सच है कि जमीनी स्थिति में इस बार और पिछली बार में फर्क कहीं ना कहीं है। परिणामों में कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फर्क है। तो ये मुझे लगता है इसमें एडिशन में जो योगेंद्र जी बोल रहे हैं उसमें मैं करना चाहूंगा। जी ठीक है, हुकुम जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जरा ये बताइए क्या मुख्यमंत्री ये संदेश देने में कामयाब रहे कि देखिए कल तक मैं आपके साथ ही था, कहीं थड़ी पर चाय पीते थे, कहीं जूस पीते थे, एक साथ काम करते थे, आज मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं तो 25 की 25 सीटें जिताइए क्योंकि आपके बीच में से पहुंचा हूं और जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल विजेंद्र, भजनलाल शर्मा जी आज आप जैसे बता रहे हैं और जैसा हुआ भी है, सादगी वाला जो और कार्यकर्ताओं के बीच का जो संदेश है, ये दोनों ही संदेश देने में कामयाब रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि रोज़ ब दिन वाकई ये जो इनका संबोधन और इनकी काम करने की शैली है वो लोगों को दिल को छू रही है। जिस तरीके से आज उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता आप मान सम्मान है पार्टी का, कार्यकर्ता के प्रति लोगों का अटैचमेंट है और भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं,
उन्होंने बताया कि और पार्टियां हैं उन पर लोगों का विश्वास उठ चुका है और यही हमारी ताकत है। और इसी ताकत के बिहार पर हमारे जो पिछला जो अंतर रहा लोकसभा चुनाव में, उस लोकसभा चुनाव में अंतर बढ़ेगा जीत का, ये विश्वास भजनलाल शर्मा ने अपने लोगों को जताया। और अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि आपके क्लस्टर के अंदर अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, एक सीट को चुनिए जिस पर बीजेपी अभी चुनौती मान रही है। देखिए विजेंद्र, अलवर आपके सामने भूपेंद्र, जिस तरह से कर्णी सिंह यादव तमाम लोग आ रहे हैं। और सीकर की बात करें, सुमेधान सरस्वती के सामने अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर गठबंधन की संभावनाएं हैं। और झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू वो सीट है जहाँ पर कांग्रेस राजबाला वाला को टिकट देने जा रही थी, लेकिन उनका ये मानना था कि राजबाला की बजाय विजेंद्र वाला को जब टिकट मिलती है तो 1 लाख प्लस होते हैं कांग्रेस के। अंतर क्या रहेगा क्या नहीं है, लेकिन राजबाला अगर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस का यह मानना था कि भाई विजेंद्र वाला मजबूत होते, तो कांग्रेस ने विजेंद्र वाला को टिकट दी है। और विजेंद्र वाला वो नाम है जो विधानसभा चुनाव में चाहे फतेहपुर हो, फतेहपुर हाकम अली की कैंपेनिंग करते हैं। भगवान शुभम हमारे साथ है। शुभम, जरा 3 में से एक सीट चुनिए जहां क्लस्टर मीटिंग में ये कहा हो कि इस सीट पर और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है, अजमेर, नागौर या राजसमंद? जी बिल्कुल, देखिए जो अजमेर है लगातार भाजपा गढ़ रहा है। नागौर की बात करें तो नागौर कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो 24 सीट थी वो तो भाजपा ने जीती थी, लेकिन जो 25 सीट थी वो एनडीए के गठबंधन की जो आरएलपी थी उसको मिली थी। तो ज्योति मिर्धा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नागौर शहर से जब वो लड़े थे तो उन्हें चुनाव में शिकस्त हाथ लगी थी। तो कहीं ना कहीं वो चुनौती है। हालांकि बीजेपी ने कई रास्ते आसान कर दिए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो कहीं ना कहीं अब भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ज्योति मिर्धा की राह आसान तो है, लेकिन अभी भी टफ है, तो उसको ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि राजसमंद जी आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगभग आज के पूरे दिन के साथ 25 की 25 सीटों को वो कवर कर जाएंगे। आप जरा ये बताइए, आपको 25 में से वो कौन सी 4-5 सीटें लग रही हैं जो बीजेपी के लिए टफ है और वहां एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करती हुई नजर आएगी? देखो विजेंद्र, सबसे टफ मुझे जो लगता है वो तो चुरू की सीट है। वो इसलिए सीट है क्योंकि जो कस्बा है उनका खुद का अपना ग्राउंड वहां पे काफी मजबूत है। ठीक है, एक सीट हो गई। दूसरी और उसके बाद आप कहेंगे तो जो भूपेंद्र यादव की सीट है अलवर, वो भी अलवर, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भूपेंद्र यादव को पूरी भारतीय जनता, पूरी कांग्रेस जो है पूरी ताकत लगाएगी वहां पर, कि ये तो 2 सीटों के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां से, चूंकि अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन जैसे भी गुंजल का नाम कोटा से आया है, अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो अगर गुंजल कांग्रेस में चले जाते हैं और वहां से खड़े होते हैं तो निस्संदेह देखिए हो क्या रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा, ये पता ना चले किस कैंडिडेट के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है, तब तक बताना मुश्किल है। हाँ, तब तक समग्र रूप से कहना है कि राजस्थान में कौन सी सीट पे किस तरह की फाइट होगी, थोड़ा सा मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम, हुकुम जी और लक्ष्मण जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने ये प्रोग्राम इसलिए भी किया ताकि आपको पता चले कि भाई क्लस्टर मीटिंग जो चल रही हैं उनके पीछे का मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, और उसके जरिए बीजेपी क्या वाकई में जमीन पर मजबूत होगी, नाराजगी दूर होगी। मुख्यमंत्री जिस अंदाज में ये बैठकें ले रहे हैं उसमें बीजेपी के अंदर यकीनन एक बूस्टर डोज तो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट कितना रहेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट तो आएंगी।